दोस्तों ये ऑयल इंडस्ट्री सीरीज की तीसरी वीडियो है। इनसे पहले वाले वीडियोस में हमने जॉन डी रॉकफेलर जो कि ऑयल इंडस्ट्री के पायनियर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, और दूसरी वीडियो में एक्सॉन मोबिल जो कि यूएस ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, उनके बारे में बात की है और कुछ काफ़ी यूजफुल इंसाइट्स दिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आज जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं उसने सऊदी अरेबिया की काया ही पलट के रख दी। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ नहीं था देने को, अचानक से एक ऐसी चीज पा लेता है जिसकी पूरी दुनिया में जरूरत थी, ऑयल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की स्टेट ओन्ड कंपनी अरामको की। 1933 में ईस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़े रेगिस्तान में दो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ऑयल की खोज में पहुंचे। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई दे रही थी। यहाँ होफूफ नाम का एक बहुत पुराना ओएसिस था। ओएसिस बेसिकली बीच रेगिस्तान में पानी मिलने वाली जगह को कहा जाता है। यहाँ यात्री, चाहे वो पिलग्रिम्स हो या मर्चेंट्स, रेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए रुक जाया करते थे। उससे 400 किलोमीटर दूर रियाद में उस टाइम की डायनेस्टी अल सलीम का सेंटर हुआ करता था, जहां इस डायनेस्टी के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज ने अपने किंगडम में ऑयल को खोजने की परमिशन दी, और ये डील एक अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ हुई जो उस टाइम यूएस में बहुत प्रेवलेंट थी, कैलिफोर्निया की द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। तो जियोलॉजिस्ट का एक छोटा सा ग्रुप शामिल हुआ और अरेबियन गाइड्स भी उनकी मदद पे आए। इस पूरी सर्च के रेगुलर सप्लाई के लिए एक पेयर कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसको उस जमाने का एक पोर्ट भी कहा जा सकता है, जहां यूरोप और यूएस से काफी सामान उतारा जाता था। इन सामान में ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स जैसे टूल्स भी थे, जिससे ऑपरेशन और ज्यादा एक्सेलरेट हो सकता था। और फिर उन्होंने ड्रिल डाउन करने का एक डिसीजन लिया। उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर 10 वेल्स ड्रिल किए, पर अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ नहीं मिला। वेल नंबर 1 से मोस्टली गैस निकला, वेल नंबर 2 से पानी ज्यादा, और बाकी सब ऑलमोस्ट ड्राई। पर वेल नंबर 7 से ऑयल की सर्टेनिटी बढ़ी। 31 दिसंबर 1937 में ये वेल ब्लास्ट हो गया, और वेल नंबर 7 से कमर्शियल क्वांटिटीज में ऑयल डिस्कवर हुआ, जिससे ऑलमोस्ट 4000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे प्रोड्यूस हो सकता था। 1939 में फिर और वर्कर्स डिप्लॉय किए गए और वेल्स ड्रिल किए गए, और 1 मई 1939 को रास टनूरा से सऊदी ऑयल का पहला बैरल डिस्पैच हुआ। और फिर और वेल्स डिस्कवर हुए, जैसे 1940 में एबकेक, 1948 में घवार, 1951 में सफानिया, 1957 में मनीफा और 1964 में बेरी। पर 1970 में यूएस की ऑयल प्रोडक्शन गिरने लगी। अमेरिका में दुनिया की 6% पॉपुलेशन रहती थी, पर वो दुनिया की 33% एनर्जी कंजम्पशन कर रहे थे। गाड़ियां बहुत ज्यादा थी क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस स्ट्रक्चर था, और इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटोमोबाइल्स की जरूरत पड़ती थी। और इन गैसोलीन पे चलने वाली व्हीकल्स का कंजम्पशन था 13.5 माइल्स पर गैलन। इनकी फ्यूलिंग के लिए यूएस मिडिल ईस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। 1970 से 1980 तक यूएस में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ऑलमोस्ट 200 मिलियन बैरल्स पर मंथ पहुंच गया था। पर अरामको के पास काफ़ी सेलेबल क्वांटिटीज में ऑयल था। 1972 से 1973 तक प्रोडक्शन दिन के 5.4 मिलियन बैरल्स से 8.4 मिलियन बैरल्स तक बढ़ गया। इनफैक्ट 1971 से सालाना रास टनूरा से 1 बिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट होने लगा। सऊदी अरेबिया और बाकी नेशंस ने इस डिमांड को नोट किया। 1960 में ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की एक बॉडी बन गई थी। जितने अरब वर्ल्ड के कंट्रीज थे, उन्होंने बड़े ऑयल कंपनीज जैसे एक्सॉन, बीपी, शेल के साथ नेगोशिएट करके प्राइसेस बढ़ाने की मांग की। सऊदी इन कंपनीज को अपना ऑयल बेचते थे क्योंकि इन कंपनीज के पास डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप था, जहां से ये सारा ऑयल रिफाइन होकर बिक सकता था। फिर ये सभी अरब कंट्रीज 1973 में साथ में आई, और इन्होंने कहा कि इनको ऑयल की मार्केट का बहुत अच्छे से पता है, और सभी देशों में एक लार्ज मार्केट को इन्हीं का ऑयल केटर कर रहा है, और इसलिए इन्होंने एक हायर प्राइस मांगा। पर सभी इंटरनेशनल कंपनीज ने मना कर दिया। तब सऊदी अरेबिया के ऑयल मिनिस्टर अहमद जाकी यमानी ने एक अलग अप्रोच लिया। उसी टाइम 1973 की अरब इजरायली वॉर शुरू हुई। इसराइल में मोस्टली जूइश लोग रहते हैं, और 6 अक्टूबर को, जो जूइश कैलेंडर में उनका होलीएस्ट डे माना जाता है, इजिप्ट और सीरिया ने मौके का फायदा उठाकर इसराइल पे वॉर शुरू कर दिया। उनको ये दिन वॉर शुरू करने के लिए सबसे एप्ट लगा, क्योंकि पूरा देश फेस्टिविटी में बिजी होगा और बॉर्डर पे सुरक्षा भी कम होगी। दरअसल उनको सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स को इसराइल से लिबरेट कराना था, जो इससे पिछले वाले वॉर में इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड साइकिल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये वॉर स्विस कनाल के ईस्ट कोस्ट पे हो रही थी, और एक दिन के अंदर अंदर इजिप्शियंस ने 1 लाख सोल्जर्स के साथ और 1000 टैंक्स के साथ कनाल को क्रॉस कर लिया।
तब सभी ओपेक कंट्रीज उस टाइम अपने अरब देशों के साथ खड़े होकर इस पूरे मैटर को डिफेंड करने लगे और एक एम्बार्गो यानी ऑफिशियल बैन या वार्निंग एक्सटेंड की, जिसमें जो देश इजराइल को सपोर्ट कर रहा था उसके लिए एक्सपोर्ट्स काट दिए जाएंगे और प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। यूएस, जापान और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे नेदरलैंड्स, पोर्चुगल वॉर के टाइम इजराइल को सपोर्ट कर रही थी और उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे थे। जब अरब वर्ल्ड प्राइसेस को नेगोशिएशन से आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे थे, तब ज़मानी को लगा कि इस पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। उसी साल ज़मानी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी से हट जाता है और अगर यूएस भी इस चीज़ की कॉन्फर्मेशन दे देता है तो सभी एम्बार्गो यानी बैन को लिफ्ट कर दिया जाएगा, और ये प्लान काम कर गया। यूएस 1970 से पहले $5 पर बैरल तक का प्राइस पे करता था, जो एम्बार्गो के बाद काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट निक्सन गैस क्राइसिस की प्रॉब्लम को एड्रेस करने लगे। यूएस के गैस स्टेशंस पे लंबी लाइंस लगने लगी थी और प्राइसेस बढ़ने लगे थे। जब यूएस इस शॉक से जूझ रहा था, उसी टाइम सऊदी अरामको में अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 1973 तक अरामको फुल्ली यूएस ओन्ड था, जिसमें अब 25% सऊदी अरेबिया ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि अब वो यूएस या बड़ी इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज के हाथों अपनी ऑयल का कंट्रोल नहीं देना चाहता था। 1974 में सऊदी स्टेट ने और 35% एक्वायर कर लिया और 1976 से कुछ और नेगोशिएशन शुरू हुई और 1980 तक अरामको पूरी तरह सऊदी किंगडम के हाथों आ गया। और इसके बाद सऊदी अरेबिया बाकी ओपेक देशों के साथ मिलकर ऑयल प्राइसेस को अच्छे से कंट्रोल करने लगा और अर्ली 80s में उसने अच्छे से एक्सपैंड करना शुरू किया, जिससे उसको बाकी मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। तब अली अल नईमी बने कंपनी के फर्स्ट सऊदी सीईओ। उनका विजन बहुत क्लियर था कि इस कंपनी को वैल्यू चेन के सभी पार्ट्स में पैसे बनाने चाहिए। तो वो सबसे पहले कोरिया गए और उनके साथ नेगोशिएट करके एक ऑयल रिफाइनरी शुरू करी, जिसका नाम साउथ कोरिया में था एस ऑयल। फिर उन्होंने जापान के साथ भी नेगोशिएशंस करी और जापान में भी उनका एक बड़ा ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बन गया। और फाइनली वो चाइना गए, जहां उनके पास बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरीज के कई सारे जॉइंट वेंचर्स खुले। एशिया में उनका सेटअप तब हुआ जब एशिया में धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही थी। चाइना जैसे देशों में उसी टाइम जीडीपी पर कैपिटा इनकम की भी ग्रोथ हो रही थी। इनफैक्ट आज की डेट तक चाइना का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से ही होता है। 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही ये एक ग्लोबल कंग्लोमरेट में बन गया और ऑयल प्राइसेस के बढ़ते बढ़ते इनका प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। जो सप्लाई और एनर्जी की डिमांड इंडिया जैसे देशों में थी, उससे ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और सेंचुरी के स्टार्टिंग तक ऑलमोस्ट $100 पर बैरल पे ऑयल चार्ज होने लगा और 2008 में ये एक $147 पर बैरल के रिकॉर्ड हाई पर चला गया। अगले दशक में यूएस एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर की तरह फिर से इमर्ज हुआ, पर सऊदी अरेबिया फिर भी ऑयल से काफ़ी प्रॉफिट कमाता रहा। 2008 में यूएस की नई इंजीनियरिंग और फ्रैकिंग कैपेबिलिटी से काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस होने लगी और यूएस की प्रोडक्शन पर डे 13 मिलियन बैरल्स की होने लगी। गाड़ियां भी अब और एफिशिएंट थी, जहां एवरेज पहले 13.5 माइल्स पर गैलन था, अब वो 25 माइल्स पर गैलन होने लगा और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की भी डिमांड बढ़ने लगी। अरामको, एक्सॉन मोबाइल और शेल जैसी कंपनीज को अब कार्बन एमिशंस के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हम सब एक क्लीनर और एक एफिशिएंट एनर्जी की तरफ ग्रेविटेट करें। इन्वेस्टर्स भी अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज पे ज्यादा पैसे डाल रहे हैं। 2018 में सिर्फ यूएस में ऑलमोस्ट $300 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट ईएसजी फंड्स यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स में की गई है और इस वजह से ऑयल स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू की डिपेंडेंस सिर्फ ऑयल पे ना रखने के लिए उन्होंने अब डाइवर्सिफाई करने का सोचा, जिसके लिए 2019 में वो पब्लिक हुए और यहाँ पे उन्होंने 1.5% डाइल्यूट किया एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1.7 ट्रिलियन। Hey guys, thank you so much for watching that video। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। इसी के साथ हमारी ऑयल इंडस्ट्री की सीरीज खत्म होती है। We'll see you in the next one. Till then, take care. Goodbye.